अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानट, ठीक है। क्लास 7th की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम आपका एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका जल्दी से कंटेंट ओपन कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग क्या करिए, इसका कंटेंट ओपन कर लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया था हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं और हमने कुछ कट भी करवाए थे। तो हिस्ट्री में आपको बताए थे हमने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 ये दोनों बताए थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 ऑलरेडी कंप्लीट कराया था, डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन पार्ट नंबर 12 और 13 में, ठीक है। पार्ट नंबर 12 और 13 ये थोड़ा हल्का है, यहाँ पर आप डार्क कर लिए, वरना अपनी बुक में तो लिख ही लिए। ये पार्ट 12 और 13 है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा पार्ट 14 में हमारा चैप्टर नंबर 10 है, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, ठीक है, पार्ट नंबर 14। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने 2 चैप्टर बताए थे, एक कट करवाया था, चैप्टर नंबर 20 लाइफ इन डेजर्ट, क्योंकि ये आसान चैप्टर नंबर 19 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, क्योंकि ये आसान चैप्टर था तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा ये कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 20 दोनों ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो चैप्टर नंबर 18 हमने कर लिया है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लाइफ कैसी होती है हम कर चुके हैं। टेम्परेट ग्लासलैंड में लाइफ कैसी है ये हमने नहीं करा है, मगर आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको ये खुद घर पे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। मगर एग्जाम में नहीं आएगा, तो एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 18 और 20, मगर इसकी कम से कम आपको रीडिंग कर लेनी चाहिए। चैप्टर नंबर 20 हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ये हमारा एक बाकी रह गया है, एक हो चुका है इसमें। सिविक्स में भी हमारा एक हो चुका है, एक बाकी रह गया है। हुआ क्या है इसमें, जेंडर इनइक्वलिटी हो चुका है। मार्केट अराउंड अस बहुत ही आसान चैप्टर, चैप्टर नंबर 28 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी चैप्टर नंबर 8 बहुत ही आसान है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 ऑफ हिस्ट्री का पेज नंबर 66 है। सबसे पहले पेज नंबर 66 ओपन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से पेज नंबर 66 ओपन कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने यहाँ पर पेज नंबर 66 ओपन कर लिया है। ये है हमारा पेज नंबर 66। यहाँ पेज नंबर 66, चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी ये पढ़ेंगे हम। और चैप्टर के ऊपर यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देंगे पार्ट नंबर 14, और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। पार्ट कौन सा है, 14 है। देखिए मैंने अभी पीछे बताया था आपको यहाँ पर कि आपका चैप्टर 8 पार्ट 12 और 13 में हुआ है, तो ये वाला पार्ट 14 ही होगा ऑफ कोर्स। तो चलिए अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये लिख लिएगा आप, पार्ट 14 और डेट यहाँ पर आप मेंशन कर दिए। चलिए लेट्स रीड। द मुगल एम्पायर द एनवी ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरीज फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। ये कह रहे हैं जो मुगल एम्पायर, अगर हम बात करें तो इसकी कंटेम्प्रेरीज की बात करें तो ये लगभग 2 सेंचुरीज तक यहाँ पर हुकूमत करते रहे। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। वो डिक्लाइन हो गई 2 सेंचुरीज के बाद, मतलब 200 साल के बाद। 1 सेंचुरी यानी 100 साल और 2 सेंचुरीज यानी 200 साल। तो 200 सेंचुरीज के हुकूमत के बाद जो ये पावर थी मुगल एम्पायर, ये ख़त्म होने लगी, डिसइंटीग्रेट होने लगी। और फर्स्ट हाफ में 18th सेंचुरी की आधे में, मतलब शुरुआत के आधे हिस्से में ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई। द मुगल एम्परर्स लॉस्ट देयर पावर एंड ग्लोरी एंड देयर एम्पायर श्रैंक टू अ फ्यू स्क्वायर मीटर अराउंड दिल्ली। क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर थी उसने अपनी पावर को खो दिया, और उसकी ग्लोरी जो थी, उसकी ताकत जो थी, उसकी जो हुकूमत थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और उसकी जो एम्पायर थी वो सुकड़ कर, श्रैंक होकर छोटे से स्क्वायर किलोमीटर तक ही आई, खाली दिल्ली के चारों तरफ तक ही बस उसकी हुकूमत बची। The unity and stability of the empire had been shaken up during the long and strong reign of औरंगज़ेब। क्या कह रहे हैं, ये जो एकता थी और जो स्टेबिलिटी थी इनकी एम्पायर की, वो कब हिली, वो कब हिल गई, कब शेक हो गई, जब ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रेंज के समय में ये पावर हल्के हल्के बिखरने लगी। हिज 3 sons fought among themselves for the throne after his death। क्या था, औरंगज़ेब जो है वो लास्ट किंग था ऐसा मुगल एम्परर का कि वो इतना पावरफुल किंग था कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर किया था वो औरंगज़ेब ने ही किया था। और मेरे हिसाब से क्या, मैंने जो पढ़ा वही बता रहा हूँ, तो आप भी अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, औरंगज़ेब तो बहुत पावरफुल किंग था, वहाँ तक तो कोई उसे हरा नहीं पाया, वहाँ तक तो कोई, मतलब दिल्ली की जो हुकूमत थी पूरी सिर्फ औरंगज़ेब की थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया की थी, इंडिया के बाहर भी थी, पाकिस्तान है, ठीक है, और हमारा जो काबुल है, ये सारी जगह भी इसी के अंडर में थी। मगर
जहाँ पर वीकनेस आई, कमज़ोरी जो आई, वो कहाँ आई? इन तीनों, इसके 3 लड़कों की वजह से, इसके 3 बेटों की वजह से। उनमें एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। तीनों ही आपस में लड़ने लगे, मरने लगे कि हमें जो है ये थ्रोन चाहिए, हमें ये गद्दी चाहिए। आपस में एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को मारने में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। किसी तरह की बस हमारे बाप की, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो फादर हैं, हमारे जो अब्बू हैं, हमारे अब्बा जान हैं, उनकी गद्दी हमें मिल जाए, बस सबकी तीनों की सोच ये थी। तो आपस में ही वो लड़ने लगे और उसकी डेथ के बाद ही जब देखा लोगों ने कि ये तीनों बेटों में एकता नहीं है, ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, तो वहीं से जितने भी लोग थे जो कि औरंगज़ेब से डरते थे या औरंगज़ेब के कंट्रोल में थे, अब वो लोग इनके कंट्रोल से बाहर आ गए, ठीक है। और वहीं पर इनकी पावर में लॉस होना शुरू हो गया, वहीं पर इनकी राजगद्दी की जो हुकूमत थी वो बिखरने लगी और लोग बाग अपनी अपनी जगह पर अपने आप को राजा बताने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे कि अब तो हमारे ऊपर कोई हमसे बड़ा राजा है नहीं, तो यहाँ पर मैं राज करूँगा। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे जो राजा था वो किसके अंडर में आ रहा है? औरंगज़ेब के अंदर में आ रहा है। मान लो ये पूरा हिंदुस्तान है, इस जगह पर छोटे छोटे राजा हैं, मगर मेन राजा कौन था? औरंगज़ेब। अलग अलग जगह पर मेन ऑफिशियल्स थे। वो ऑफिशियल्स जो थे, जो औरंगज़ेब के अंडर में थे सारे, वो सब अब अपने आप को पावरफुल डिक्लेयर करने लगे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, अपने आप को क्या कहने लगे कि हम राजा हैं इस एरिया के। अलग अलग एरिया में जो जो लोग बैठा रखे थे औरंगज़ेब ने, उन लोगों ने फ़ायदा उठाया उस मुग़ल एम्पायर की कमज़ोरी का, क्योंकि वो 3 बेटे आपस में लड़ने लगे, आपस में बिखरने लगे, आपस में ही लड़ रहे हैं तो दूसरों को क्या संभाल पाएंगे, ठीक है, एकता ही नहीं है। तो क्या हुआ, इसकी वजह से इनकी पावर डेथ के बाद ही इनके ख़त्म होने लगी। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सम रीजन्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वर एज फॉलोज। कुछ रीज़न बताए हैं, जैसे कि पहला है बहादुर शाह फर्स्ट, द एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का जो सबसे बड़ा बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट। क्या? बहादुर शाह फर्स्ट, जो पहले बेटे थे औरंगज़ेब के सबसे बड़े बेटे। एसेंडेड द थ्रोन इन 1707। इन्हें जो है राजगद्दी पर बैठा दिया गया 1707 में, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई। ही वॉज 65 ईयर ओल्ड एंड डाइड इन 1712। क्या? 1707 में बैठाया और 1712 में मर गए, 5 साल ही बाद। वो 65 साल के थे जब उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया था। हिज डेथ लेड टू बिटर वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द ब्रदर्स। उनकी डेथ के बाद ही एक कड़वाहट वाली लड़ाई शुरू हो गई दोनों भाइयों में, जो 2 भाई बचे थे। किस लिए? कि कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन राजा बनेगा। इन दिस सक्सेशन सैयद ब्रदर हुसैन अली एंड अब्दुल्ला इमर्ज एज किंग मेकर। इस सक्सेशन में क्या हुआ? सैयद ब्रदर हुसैन अली और अब्दुल्ला जो थे वो तीनों जो है किस में आए? किंग मेकर्स में आए, इमर्ज हुए। द कॉन्स्पिरेसी ऑफ दीज ब्रदर्स एंड द इनएबिलिटी ऑफ लेटर मुगल एम्पर टू डील विद इट वीकेंड द मुगल एम्पायर। ये कह रहे हैं अभी जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी तीनों ब्रदर के अंदर, भाइयों के अंदर, कौन कौन से ब्रदर, कौन कौन से सैयद ब्रदर, जैसे कि हुसैन अली और अब्दुल्ला, दोनों ब्रदर, ठीक है। कौन कौन से सैयद ब्रदर थे ये? हुसैन अली और अब्दुल्ला। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, जिसकी वजह से ये आपस में लड़ने लगे और वहाँ के जो मुगल एम्परर थे वो लोग इस लायक नहीं हो पाए, इस लायक नहीं बन पाए, वो इस मतलब ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाए, या ये कह सकते हैं इसे सुलझा नहीं पाए इस मैटर को, और इसी वजह से मुगल एम्पायर वीक होने लगी। अंडर मोहम्मद शाह के ज़माने में अगर बात करें 1719 तक से लेकर 1748 तक डेक्कन में, उवध में, बंगाल में एंड रोहिलखंड बिकम इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस। जो डेक्कन, उवध, बंगाल और रोहिलखंड जो कि औरंगज़ेब के ज़माने में उसके अंडर में आता था औरंगज़ेब के, वहाँ के लोग, वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोविंस बता दिया कि अब हम तुम्हारे हिंदुस्तान में या तुम्हारे औरंगज़ेब के रूलिंग एरियाज़ में नहीं आते, तुम्हारे एरियाज़ में नहीं आते, अब हम अपने एरियाज़ अलग अलग करते हैं, हम अपने यहाँ के खुद के अपने हुकूमत चलाएंगे। द मुगल एम्पायर स्टार्टेड श्रिंकिंग इन साइज। और मुगल एम्पायर हल्के हल्के करके जो पूरे एरिया में बिखरी हुई थी वो सुकड़ने लगी, कम होने लगी। जो हुकूमत थी, जो एरिया था, वो कम होने लगा। नोबल्स एंड गवर्नर्स एक्टेड एज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर एंड कलेक्टेड रेवेन्यू। जो नोबल्स और गवर्नर्स थे वो कैसे थे? वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक्ट करने लगे और कलेक्टेड रेवेन्यू, और रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, टैक्स कलेक्ट करने के लगे। यानी जो टैक्स मुगल एम्पायर के पास आता था, जो राजा के पास आता था, अब वहाँ के जो गवर्नर्स थे, नोबल्स थे, जो राजा ने खुद रखे थे। जैसे कि अगर मैं कहीं का राजा हूँ तो मैं थोड़ी नहीं सबके घर पे जाऊँगा चंदा लेने के लिए, चंदा वसूल करने के लिए, तो मैं अपने गुलाम रखूँगा, अपने नौकर रखूँगा। तो वो जो गुलाम थे, जो नोबल्स थे, जो गवर्नर थे, जिन्हें मैंने कहा था कि तुम जाओ उनके उस जगह का चंदा तुम लेके आया करो, उस जगह का टैक्स तुम लेके आया करो, अब वो लोग देखने लगे कि ये लोग तो बहुत ही कमज़ोर हैं, ये क्या हमें मारेंगे, ये क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो लोग इतने पावरफुल थे, वो लोग वही राजा के साथ, औरंगज़ेब के साथ
उन्होंने काम किया तो वो लोग तो वैसे ही इतने टैलेंटेड होंगे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या किया, उन लोगों ने अपने टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए और बाद में वो टैक्स जो उनके पास आता था राजा के पास, अब वो कौन लेने लगा, नोबल्स और गवर्नर्स लेने लगे। दे हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। उन लोगों के पास पहले से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स थी। मनसबदार्स बिकेम रियली पावरफुल। मनसबदार तो पहले से पावरफुल थे, वो और पावरफुल हो गए क्योंकि अब वो लोग टैक्स राजा के पास पहुंचाने की जगह इकट्ठा करके अपने पास रख रहे थे, पैसों से, फौजों से, हर तरह से, अकल से वो क्या थे, पावरफुल थे। पीजेंट्स एंड ज़मींदार रेबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया। और जो पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, वो लोग भी अलग क्या करने लगे, धोखा देने लगे नॉर्थन पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, यानी नॉर्थन पार्ट से भी ज़मीन इनकी चली गई, वेस्टर्न पार्ट से भी इनका एरिया ख़त्म हो गया। चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी ड्यूर टू एक्सॉर्बिटेंट टैक्स कलेक्टेड बाय द मुगल अथॉरिटी। और ये किसके लिए चैलेंज बन गया, मुगल अथॉरिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट होता था मुगल अथॉरिटी के लिए, बाय मुगल अथॉरिटी के ज़रिए, वो अब हल्के हल्के ख़त्म हो गया क्योंकि जहाँ जाके लोग थे वहाँ के टैक्स अपने आप वो खुद कलेक्ट करते थे, खुद रखते थे, राजा के पास कोई टैक्स नहीं आ रहा था। द ऑलरेडी वीकेंड एम्पायर फेस फर्दर एनरोचमेंट बाय द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच पावर्स। और ये पहले से एक तो इतनी कमज़ोर हो गई थी, कोई टैक्स नहीं था, कोई पैसा नहीं था, पैसा ख़त्म हो रहा था हल्के हल्के, ठीक है, वेल्थ कमज़ोर हो रही थी, पावर कमज़ोर हो रही थी, सब लोग जो डर रहे थे वो लोग डर भी ख़त्म हो रहा था, जगह भी कम हो गई। उसके बाद एक और चीज़ आई, ब्रिटिश, अंग्रेज़ और आ गए, और फ्रेंच पावर आ गई, फ्रांस के लोग आ गए, वो सब क्या करने लगे, वो और यहाँ पर अपने ट्रेड करने के चक्कर में इन्हें और दबाने लगे, इन्हें और नुकसान करने लगे, मतलब एनरोचमेंट में उन्हें और कमज़ोर करने लगे, नोचने लगे इन्हें। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच हु हैड इनिशियली कम एज ट्रेडर। अब जो ब्रिटिश और फ्रांस के लोग थे, जो फ्रेंच जिन्हें हम कहते हैं, वो जो पहले आए थे ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, टुक फुल एडवांटेज ऑफ द वीकनिंग एम्पायर। उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही कमज़ोर राजा है, तो हम उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। एंड सून बिकेम मास्टर ऑफ द होल इंडिया, और पूरे इंडिया के मास्टर बन गए, हल्के हल्के करके पूरे इंडिया को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। देखा जाए तो मुग़ल एम्पायर की गलती यहाँ पर है, उसके साथ साथ जो बाकी जगह के रूलर थे उनकी भी गलती है। अगर वो कंबाइन होकर एक साथ अगर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ते तो वो जीत सकते थे, मगर हर कोई अपने अपने आप को क्या कर रहा है कि अपने आप को लीडर बता रहा है, अपने एरिया को बचा रहा है, अपने एरिया से जा रहा है लड़ने। चलो ठीक है, अपने अपने एरिया को अलग कर लिया, मगर अगर वो यूनाइट होके जैसे पहले थे, जैसे औरंगज़ेब के ज़माने में सब एक साथ थे, पूरा एरिया औरंगज़ेब के कंट्रोल में आता था, तो हर जगह के जो फौजी थे, जो मिलिट्री पावर थी, सब औरंगज़ेब के एक ऑर्डर में आती। मगर बाद में क्या हुआ, सब अलग अलग हो गए, कोई आधे आधे लोग लड़ने जा रहे हैं तो वो हार रहे हैं, आधे आधे लोग इधर उधर से कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे हल्के हल्के करके ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को अपने कब्ज़े में कर लिया, ठीक है। जब देखा कि यहाँ का राजा बहुत कमज़ोर है और सब टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, तो हल्के हल्के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया। फिर आया इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अब्दली। नादिर शाह का इन्वेजन अटैक और अब्दली का अटैक। वाइल द मुगल एम्पायर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। ये कह रहे हैं जब मुगल एम्पायर यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, उन्हें काफ़ी फाइनेंशियली पैसों की हालत से और पॉलिटिकल परेशानियाँ आ रही थी, तब नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान, ये रूलर था ईरान का, इन्होंने भी फ़ायदा उठाया। इन्होंने सोचा चलो अच्छा मौका है हिंदुस्तान पे अटैक करने का, ये भी आ गए। अटैक एंड वॉर्स इन द सिचुएशन, ये आए, इन्होंने अटैक किया और मुग़ल एम्पायर की सिचुएशन, परेशानी और ज़्यादा बर्बाद कर दी इन्होंने, और वॉर्सन मतलब और ज़्यादा ख़राब कर दी। पहले से एक तो इतने उनके पैसे की कमी हो रही थी, ठीक है, मिलिट्री को संभालने में, मिलिट्री को खर्च करने, मिलिट्री को संभालने में, पैसा देने में, फ़ीस देने में, आर्मी लाने में, और घोड़े देखने में, घोड़े मेंटेन करने में, औजार लाने में, सब में पैसा लगता है। एक तो पहले से परेशानी थी, ये आए, इनसे लड़ाई हुई और पैसा खर्च हुआ, ठीक है। ही इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली ऑन 1739 एंड ऑल्सो स्टोल द पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर। ये तो सुना ही होगा आपने, फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी। क्या हुआ, ये आया, इसने अटैक किया और पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया 1739 में, और इसने यहाँ तक के पीकॉक थ्रोन जो था, पीकॉक थ्रोन के बारे में आप अगर नहीं जानते तो सुन लिए। पीकॉक थ्रोन क्या है, पीकॉक थ्रोन एक गद्दी थी इनकी मुगल एम्पायर की, जो कि उसमें जो है पीकॉक थ्रोन ऐसा लगता था पीकॉक के परों से बना हुआ है, और उसमें कीमती हीरे, कीमती मोतियाँ, ठीक है, कीमती जेम्स लगे हुए थे, इतने कीमती चीज़ें लगी हुई थी कि मेरे हिसाब से अब तक नहीं होगा। पूरी जो गद्दी थी वो कीमती हीरे जवाहरातों से सजी हुई थी। और कोहिनूर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कोहिनूर जो अब तक का हीरा जो हमारे हिंदुस्तान का था, अब तो जो बाहर है अमेरिका में, ठीक है, वो उसके मुग़ल ट्रेजरी से, मुग़ल के ख़जाने से चुरा कर ये ले गया। ये पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा चुरा कर ले गया था। हिज इन्वेंशन हैड अ डीप नेगेटिव एंड इम्पैक्ट ऑन दिल्ली। और इसके अटैक से जो है काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा किस पर, दिल्ली पर, ठीक है। ही नोट जस्ट टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द मुगल रूलर।
इसने खाली मुग़ल रूलर की दौलत शोहरत को ही चुरा कर नहीं भागा, यहाँ तक कि ये भी शो कर दिया कि मुग़ल रूलर कितने कमज़ोर हैं। और ये शो करते ही बाकी जब देखा कि बाहर का राजा आया, उसने मुग़ल रूलर के इतनी पैसा चुरा लिया, इतनी दौलत चुरा ली और सब कोहिनूर हीरा, यहाँ तक कि उसकी गद्दी चुरा के ले गए, यानी मुग़ल रूलर तो बहुत ही बेकार हो गई है, बहुत ही कमज़ोर हो गई है। तो अब हर कोई जो नॉर्मल लोग होंगे वो भी सोचेंगे अरे अब तो अब हम भी हरा देंगे इसे, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। तो अहमद शाह अब्दाली को भी पता चल गया कि यानी ये तो बहुत कमज़ोर हैं, तो इन्होंने भी फ़ायदा उठाया कि अभी तो ये बहुत कमज़ोर हैं, हम भी चलो अटैक कर देते हैं, क्या पता हम ही जीत जाएँ। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन्होंने। ही ऑल्सो अटैक दिल्ली 5 टाइम्स बिटवीन 1748-1761। और इन्होंने 5 बार लगातार 1741 से लेकर 1761 तक 5 बार अटैक किया एंड प्लंडर दिल्ली, विच इवेंचुअली लेड टू द फर्दर वीकनिंग ऑफ द एम्पायर। और उसके बावजूद मेरे हिसाब से मुग़ल एम्पायर देखा जाए तो काफ़ी तब भी मेरे हिसाब से पावरफुल थी, क्योंकि वो 5 बार लगातार लड़ती रही। उसके हिसाब से अब जब 5 बार और लड़ाई हुई, किसने अटैक किया था? वो कौन था? नादिर शाह एंड अब्दाली। तो अब्दाली ने दोबारा किया, अहमद शाह अब्दाली ने अब किया। पहले नादिर शाह ने किया तो वो काफ़ी पैसा चुरा के ले गया, काफ़ी दौलत चुरा के ले गया। फिर बाद में देखा कि नादिर शाह ने इतनी आराम से वहाँ पर अटैक किया है, तो चलो हम भी कर देते हैं। इन्होंने भी किया, इन्होंने तो 5 बार अटैक किया 1748 से लेकर 1761 तक। और इसकी वजह से दिल्ली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसकी सिचुएशन और ख़राब हो गई और एम्पायर और कमज़ोर हो गई, क्योंकि उसके लिए जब हम लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, तो उसमें खूब पैसा लगता है, तो वो पैसा और ख़त्म हो रहा था। कहीं से टैक्स आ रहा नहीं था। टैक्स क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि अलग अलग जगह से जहाँ से टैक्स आता था, वहाँ के अलग अलग राजा, जो अलग अलग टैक्स लेने वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बता दिया था, अपने आप को राजा बता दिया था वहाँ का। वो लोग टैक्स जो है लेकर वहीं रख रहे थे अपने पास ही। द लास्ट मुग़ल रूलर बहादुर शाह जफ़र केम टू द थ्रोन 1837-1857। और आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र आए गद्दी पर 1837 से 1857 तक राजा रहे वो, ठीक है, आखिरी राजा थे। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स का इमरजेंस होना मतलब शुरुआत होना। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वॉज फॉलोड बाई राइज ऑफ वॉरियर एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ सिख्स, जाट्स एंड राजपूत, मराठास, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ये कह रहे हैं जो डिक्लाइन शुरू हुआ मुगल एम्पायर का, वो कहाँ से हुआ? जब अलग अलग जगह से वॉरियर और लड़ाकू लड़ने वाले लोग शुरू हुए। एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और अलग अलग जगह से इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगे, जैसे कि सिख हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, मराठास हैं, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है। ये सब जो जगहें थी, सब यहाँ के राजा, जो छोटे मोटे जो राजा थे यहाँ के, जो कि औरंगज़ेब के कंट्रोल में थे सब, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं वहाँ पर एम्परर, एक होता है किंग, एक होता है एम्परर। एम्परर होता है पूरे एम्पायर का किंग, ठीक है। एक किंग होता है जो छोटी सी किंगडम का किंग होता है। अभी मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो औरंगज़ेब के कंट्रोल में जितनी भी जगह थी, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट बताने लगे और उसके कंट्रोल से जाने लगे, ठीक है। वहाँ से तो क्या हुआ, बिल्कुल ही बिखर गए और जो इनकी एम्पायर थी वो छोटी होने लगी। ऑल दीज रूलर वर डिसाइडेड टू देयर स्टेट एंड डिड हार्ड वर्क फॉर देयर कंसोलिडेशन। और सारे रूलर ने क्या सोचा कि हम अपनी स्टेट बनाएंगे और अपने कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। दीज स्टेट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और ये जो स्टेट है इसे जो है हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि जो स्टेट इन लोगों ने अपनी अपनी अलग कर ली थी, इसे हमने, या जिन्होंने बुक बनाई है उन्होंने हमारे लिए 3 स्टेट में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला क्या है? ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, दूसरा है वतन जागीर ऑफ राजपूत, फिर यहाँ पर स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास। पहले देखो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद वर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कह रहे हैं जब हम पुरानी मुगल प्रोविंसेस की बात करें, जैसे कि अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट था। बट द रूलर ऑफ दीज स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर। मगर जो यहाँ के राजा थे, यहाँ के जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, वो मुगल एम्परर के साथ उन्होंने जो बातें कर रखी थी, उन्होंने जो रिलेशन बना रखे थे, उन्होंने वो नहीं ब्रेक करे। दे रिमेन लॉयल टू द मुगल एम्पायर इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस होने के बावजूद, इंडिपेंडेंट आज़ाद होने के बावजूद तक, वहाँ तक ये लोग मुगल एम्पायर के साथ लॉयल रहे, ईमानदार रहे। बाकी जगह के लोगों ने क्या किया, इन्हें धोखा दे दिया मुगल एम्पायर को, ठीक है। मुगल एम्पायर जो थे, जो राजा थे मुगल के, उन्हें धोखा दे दिया। मगर जो ये थे, कौन कौन? अवध, बंगाल और हैदराबाद के जो थे, इन लोगों ने अपनी एक्सट्रीम पावरफुल थे और साथ साथ ये इंडिपेंडेंट स्टेट भी हो गए, मगर उसके बावजूद ये लोग उनका साथ देते रहे और उनके साथ ईमानदारी से जुड़े रहे मुगल के साथ। फिर आए वतन, जागीर और राजपूत, ठीक है। These were the state that had enjoyed considerably independence under the Mughals as वतन जागीर। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से इंडिपेंडेंस एंजॉय करी जब वतन जागीर बनकर मुगल के अंडर में रहकर। These included several राजपूत प्रिंसिपलिटीज़।
इसमें कुछ राजपूत थे, राजपूत और काफ़ी राजपूत किंग्स भी थे, काफ़ी राजपूत प्रिंसिपलिटीज़ थी। पर्टिकुलरली दोज बिलोंग टू द अंबर एंड जोधपुर, वो लोग जो कि अंबर और जोधपुर से बिलोंग करते थे, वो लोग राजपूत थे इसमें, वो राजपूत जो अंबर और जोधपुर के थे, ठीक है। हैड सर्व अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंक्शंस, जो कि मुगल के अंडर में उन्हें डिस्टिंक्शंस के साथ सर्व किया गया था। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबली ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। क्या था, मुगल ने, आपने बताया था आपको, मुगल एम्पायर के ज़रिए जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट दे दी गई थी, तो उसी में वतन जागीर के अंदर इन्हें दिया गया था, उसमें जो है काफ़ी इन्हें ऑटोनॉमी इन्होंने एंजॉय की थी। इन द 18th सेंचुरी दीज रूलर अटेम्प्ट टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन, और फिर 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, यही राजा, मान लो ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, अभी हम कहाँ की बात कर रहे थे, अंबर है, जोधपुर है, अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मेरी एक जगह है, जैसे यहाँ पर है ये गुजरात, यहाँ पर ऐसी है, तो यहाँ पर मैंने जगह दे रखी है, यहाँ का टैक्स तुम रख लो, सारी चीज़ें तुम रख लो, मैंने दे रखा है। यहाँ पर कौन है, दिल्ली पर है हमारा जहांगीर, इन्होंने दे रखी है, ठीक है, सब रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें, ठीक है, आधा खुद रख रहे हैं, आधा दे रहे हैं, या पूरा रख रहे हैं तो इन्हें मिलिट्री पावर दे रहे हैं, इस तरह से। मगर बाद में क्या हुआ, जैसे ही वीक हुए तो इन लोगों ने धोखा दिया और इन लोगों ने अपनी ज़मीन जितनी थी उसे छोड़कर बाकी ज़मीनों को कब्जा करने शुरू कर दिया, अपने आसपास की ज़मीन को, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, एडजेसेंट रीजन को क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ओवर एडजेसेंट रीजन्स एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, बढ़ानी शुरू कर दी अपनी कंट्रोल को। फिर आया स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, मराठास के कंट्रोल में स्टेट जो थे, दूसरा, ठीक है, तीसरा हिस्सा, ये तीसरी कैटेगरीज। द लास्ट ग्रुप इंक्लूड सिक्स एंड अदर, ये है एक सिक्स और दूसरे ग्रुप जो कि किसके कंट्रोल में थे, मराठास के कंट्रोल में। अदर लाइक जैसे कि जाट हैं, दी सीज देयर इंडिपेंडेंस आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन आर्म कैंपेन, काफ़ी लंबे आर्म कैंपेन के बाद इन्होंने अपने जगह को क्या किया, इन्होंने इंडिपेंडेंस कर दिया। दिस पीरियड इज़ मार्क बाई कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, और उस ज़माने में काफ़ी जो है ये पीरियड ऐसा बताया जाता है कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के ज़माने की बात है ये, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मज़हब से रिलेटेड और इधर उधर की बातें, मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी, भेदभाव वाली बातें, ठीक है। स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बाई वॉरियर, हर वॉरियर जो है, स्टेट वॉरियर जो है वो चाह रहा था कि मैं सुप्रीम रहूँ, सब आपस में लड़ रहे थे। एंड बैकडोर एंट्री ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पीछे आ रही थी, साथ साथ ट्रेड करने के हिसाब से, ट्रेड करने के ज़रिए आ रही थी, वो भी चाह रही थी हम भी यहाँ पर घुस जाएँ, हम भी फ़ायदा उठाएं, आपस में सब लड़ रहे हैं, हम भी घुस जाएं, बीच में हाथ साफ कर लें, ठीक है। हर कोई फ़ायदा उठा रहा था इस ज़माने में। सबसे लॉयल कौन रहा था उनके साथ, जो अवध, बंगाल और हैदराबाद के जो राजा थे, वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो लोग लॉयल रहे थे। इंडिपेंडेंट अपने आप को करने के बावजूद वो जो है उनके साथ, मुगल के साथ, मुगल एम्पायर के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, उनके सपोर्ट कर रहे थे उन्हें। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 68 पर, ये हमारा पेज नंबर 68 टॉप पर देखिए, द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, आई मीन द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बारे में। चलिए तो अभी से पढ़ लेते हैं। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, यहाँ पर देखिए, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर 3 स्टेट्स हैदराबाद, अवध एंड बंगाल इमर्ज आउट टू बी परमानेंटली। ये कह रहे हैं, जो जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई, कैसे डिक्लाइन हुई, गिर गई मतलब ख़राब हो गई, अब उसकी पावर इतनी नहीं रही, तो 3 स्टेट जैसे कि हैदराबाद, अवध और बंगाल, ये कैसे आ गई, परमानेंटली बाहर निकल के आई। ऑल द 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द मुगल नोबिलिटी हु वर गवर्न इन द मुगल एम्पायर। और ये तीनों स्टेट कौन चला रहा था, मुगल के ही नोबिलिटी थे, मुगल्स के ही नोबल थे, जो कि मुगल एम्पायर ने जो गवर्नर थे, वो लोग कौन थे, हु वर गवर्नर्स इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो मुगल राजा जब था, औरंगज़ेब तक के ज़माने तक, वो लोग मुगल एम्पायर के राजाओं ने ही उन्हें जगह दी थी कि वहाँ की चीज़ जगह तुम संभालो। उन लोगों ने क्या किया, बाद में वहाँ पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। पहला आता है हैदराबाद। जैसे कि मैंने किसी से कहा मेरे 5 कंपनियां हैं, मेरे पास 5 कंपनियां हैं या 50 कंपनियां हैं मेरे पास, ठीक है। अब जो है 50 कंपनियों में से एक कंपनी में मैंने एक कंपनी पर एक बना दिया हेड, उस हेड में से किसी हेड ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं मालिक हूँ वहाँ का, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने जो बेईमानी से क्या कर लिया कि मैं वहाँ का मालिक हूँ, देखा कि मैं जो है, मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में चला गया, ठीक है, मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा उठाते मैं क्या किया, कुछ लोगों ने ये किया कि अपने आप को अपने नाम करा ली या उस पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरीके से क्या हो रहा था, ये लोग सब फ़ायदा उठा रहे थे। पहला आया हैदराबाद। निज़ामुल मुल्क असफ जाह वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद का फाउंडर है जिसने हैदराबाद फाउंड किया था। क्या नाम है इसका, निज़ामुल मुल्क असफ जाह, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ फर्रुख सियार के कोर्ट में अगर बात करें, फर्रुख सियार के दरबार का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर था ये।
ही फर्स्ट बिकेम द गवर्नर ऑफ अवध एंड द डेक्कन, पहले ये जो है गवर्नर बना अवध और डेक्कन का, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द टर्मियोल इन द डेक्कन, और जो डेक्कन की जितनी भी फ़ायदे थे, एडवांटेजेस थे, ये सारे उठा रहा था। ही गैदर पावर इन हिज हैंड एंड बिकम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन, और वो सारे फ़ायदे उठाते हुए वहाँ की पावर उसने इकट्ठा की, सारी दौलत उसने इकट्ठे की और अपने आप को वहाँ का राजा बना, क्या कर लिया, उस रीजन का अपने आप को राजा बता दिया कि मैं वहाँ का राजा हूँ। द मुगल, पहले क्या किया, पहले तो काम करता रहा, सब चीज़ें सीखता रहा, अपने पास दौलत इकट्ठा करता रहा, लोगों की क्या कहते हैं, लोगों को जो है अपने कंट्रोल में देता रहा, फिर बाद में अपने आप को वहाँ का राजा बता दिया। द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम, और जो मुगल एम्परर थे वो पहले से ही कन्फर्म थे कि जो डिसीज़न निज़ामुल मुल्क ने लिया था उससे वो पहले से कन्फर्म थे। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास, और जो स्टेट था हैदराबाद का वो लगातार मराठास के स्ट्रगल से क्या कर रहा था, स्ट्रगल्स में चल रहा था। इन द वेस्ट एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ नोन एज नायाकास ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और जो अभी क्या कह रहे हैं, ये जो स्ट्रगल था वो लगातार चल रहा था मराठास का, किसका, वेस्ट से, और जो इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर थे, क्या नाम था उसका, नायाकास, डेक्कन प्लेट्यू से, उनसे लड़ाई चली जा रही थी। निज़ाम वांटेड टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, और ये जो निज़ाम थे ये क्या चाह रहे थे कि मैं कोरोमंडल कोस्ट जो है वहाँ का जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पर कंट्रोल कर लूँ, क्यों कर लूँ, पैसा आएगा इसलिए। इन द ईस्ट बट ही वॉज स्टॉप, मगर वो रुक गया, बाय द ब्रिटिश हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दैट रीजन, क्यों, क्योंकि उस जगह पर कोरोमंडल कोस्ट के पास जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग उस टाइम पावर में आ रहे थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रुक गया और ब्रिटिशर्स ने उसे रोक दिया, वहाँ पर कब्जा नहीं करने दिया। फिर आते हैं हम अवध में। मोहम्मद शाह मेड बुरहानुल मुल्क सादत खान द चीफ गवर्नर ऑफ अवध। मोहम्मद शाह मैंने बताया था ये कौन था, मुगल का एम्पायर रूलर था। इसने क्या किया, बुरहानुल मुल्क सादत खान इसका पूरा नाम था, ठीक है, क्या नाम था इसका, बुरहानुल मुल्क सादत खान, नॉर्मली हम कह सकते हैं सादत खान। तो सादत खान को क्या किया उसने, अवध का 1722 में 1722 में क्या किया, वहाँ का चीफ गवर्नर बना दिया। ही वॉज वेरी एफिशिएंट बट बिट्रेड मोहम्मद शाह, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था मगर उसने जो है मोहम्मद शाह को धोखा दे दिया, बिट्रेड कर दिया। व्हेन ही कॉल्ड हिम टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्रॉम नादिर शाह, जब उसने बुलाया उसे, कब, मोहम्मद शाह ने जब उसे बुलाया, किसे, बुरहानुल मुल्क सादत खां को, कब, दिल्ली से बचाने के लिए, जब नादिर शाह जब आया था अटैक करने, मैंने अभी पीछे बताया था 2 लोग आए थे अटैक करने, ठीक है, तो नादिर शाह जब अटैक करने आया था तो उसने, मोहम्मद शाह ने क्या किया, इसे बुलाया सादत खान को, ठीक है, कि वहाँ पर आए और वो अटैक से बचाए, क्यों, क्योंकि वो जो है पावरफुल था, उससे देखा जाए तो उससे जो है समझदार था, क्योंकि वो पहले से ही वो सारी चीज़ें सीख रहा था। मोहम्मद शाह जो है लास्ट रूलर देखा जाए तो इतना टैलेंटेड रूलर नहीं था, ठीक है। अवध वॉज अ प्रॉस्पेरस रीजन, और अवध जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस रीजन था, कंट्रोलिंग द रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। क्यों प्रॉस्पेरस रीजन क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो रिच एलुवियल गंगा प्लेन है, मेन ट्रेड रूट है वहाँ पर जो कि नॉर्थ इंडिया से बंगाल तक जाता है, ठीक है, ट्रेड रूट है, और यहाँ तक कि वहाँ पर अच्छी खेती हो रही है, अच्छी फसल हो रही है, उसका भी ट्रैक्स आएगा। बुरहानुल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी, और जो बुरहानुल मुल्क था, जो सादत खान था, इसके और भी ऑफिस थे जैसे कि सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी, ये सारे काम भी यही संभालता था। इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ अवध। किस लिए ही कंबाइन ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। क्या हुआ, अब एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स को, जो कि अवध के प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस ऑफ अवध के हिस्से के जितने भी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और ये मिलिट्री अफेयर्स थे वो सारे कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, सूबेदार, दीवानी और फौजदारी को एक साथ मिक्स कर दिया। ही ट्राई टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन एज अंडर, और जितने भी अब मुगल इन्फ्लुएंस था, जितने भी मुगल राजा थे, अब इसने जो है ट्राई करना शुरू कर दिया कि मुगल जो है अवध रीजन में ना आ पाएँ। पहले मुगल के ज़रिए ही बनाया गया यहाँ का गवर्नर, और फिर अब उनसे ही चाह रहा है कि वो यहाँ पर आ ना पाएँ, उनका कोई रोल ना हो, बस मेरे ही यहाँ पर हो रूल, ठीक है। ही रिड्यूस द नंबर ऑफ जागीरदार्स अपॉइंटेड बाय द मुगल ने जितने भी वहाँ पर जागीरदार बना रखे थे, ठीक है, उन्हें कम कर दिया। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स का साइज़ भी कम कर दिया, एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट टू द वैकेंट पोजीशन, और अपने खुद के गुलाम वहाँ पर अलग अलग पोजीशन पर लगा दिए, क्योंकि वो जागीर्स किसके थे, मुगल एम्परर के ज़रिए रखे हुए थे। हो सकता है वो बुरहानुल मुल्क सादत खान को धोखा दे देते, क्यों, क्योंकि बुरहानुल मुल्क सादत खान ने मोहम्मद शाह को धोखा दिया था, जिन्होंने उन जागीर्स को जॉब दी है, ठीक है। अगर मैंने किसी को जॉब दी है,
वो लोग मेरी तरफदारी नहीं करेंगे, वो करेंगे बिल्कुल। और मैंने किसी को, कोई और राजा वहाँ पर आके रह रहा है, या मान लो कोई इंसान है वो किसी को जॉब दे रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वहाँ पर दूसरा आदमी आके अटैक कर दे और हुकूमत करे, तो वो इंसान, सारे लोग जो है उसके अंडर कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो जो है उसके खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि वो जब देखेंगे कि इसने तो हमारे, जिसने हमें जॉब दी है, जिसने हमें रखा है, वो हमें उसे ही मार रहा है, उसे ही हटा रहा है, तो लोग बाग हो सकता है खिलाफ हो जाएँ। तो इसने क्या किया, अपने ईमानदार सर्वेंट को, अपने ईमानदार गुलामों को वहाँ पर अलग अलग पोजीशन दे दी, और जितने भी पोजीशन जो मुगल्स ने दी थी लोगों को, उन्हें हटा दिया, क्योंकि हो सकता है वो मुगल की तरफदारी कर दें। टू प्रिवेंट चीटिंग द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार्स वर चेक, और कोई चीटिंग ना करे, जैसे कि इसने खुद चीटिंग की थी, क्योंकि ये खुद इतना बड़ा चीटर था, इसे पता था मोहम्मद शाह से मैंने चीटिंग की है, और चीटिंग करके ही तो यहाँ पर जो है अवध को कंट्रोल में कर लिया, वरना अवध किसके कंट्रोल में था? पहले मुगल के कंट्रोल में। अब मुगल रूलर जो था मोहम्मद शाह, उसने यहाँ का चीफ गवर्नर बनाया अवध का चीफ गवर्नर बनाया। ये हल्के हल्के करके उसे चीट करता रहा, चीट करते करते पूरी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसने सोचा हो सकता है मेरे साथ भी कोई चीटिंग कर दे, तो चीटिंग को कोई बचाने के चक्कर में ये हमेशा जागीरदार्स को चेक करता रहता था कि कोई कमी तो नहीं है, कोई मुझे जो है नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, कोई बीच में से कोई कुछ मुझे काट तो नहीं रहा है, इस तरह से, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय द नवाब टू री एग्जामिन द रेवेन्यूज़ ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यूज़, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए इसने ऑफिसर्स लगाए, ठीक है, अलग अलग स्पेशल ऑफिसर्स लगाए। नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान ऑफ रोहिलखंड वर ऑल्सो सीज, और जो राजपूत ज़मींदारीज थी, जितनी भी एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स थी, जहाँ पर अच्छी खासी खेती होती थी, ठीक है, अफगान जो कि रोहिलखंड जगह है वहाँ की, वो सारी जगहें भी इसने अपने कब्ज़े में कर ली, सीज कर ली। फिर आया द स्टेट वॉज डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स, और जो स्टेट था वो किस पर डिपेंड था? लोकल बैंकर्स और महाजन्स पर। किस पर? लोन लेने के लिए। सो इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स एंड द रेवेन्यू फार्मर, तो इसने क्या किया, राइट टू कलेक्ट टैक्स जो है उसे बेच दिया, किसे? हाईएस्ट बिडर को, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वही होगा, एंड द रेवेन्यू फार्मर, और जितने भी रेवेन्यू फार्मर्स थे वो, यानी इजारादार्स, एग्री टू पे द स्टेट a फिक्स सम ऑफ मनी, और वो किस पर राजी हो गए? एक फिक्स सम ऑफ मनी, कि इतना फिक्स सम है कि तुम्हें इतना देना ही देना है। पहले क्या होता था कि 20 किलो अनाज है तो 10 किलो दे दिया, अगर 10 किलो है तो 5 किलो दे दिया, फिक्स नहीं था। बाद में इसने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर वर गिवन कंसिडरल फ्रीडम इन द असेसमेंट, अब जो रेवेन्यू जो फार्मर हैं वो क्या करने लगे? कंसिडरली फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, उन्हें ये आज़ादी मिल गई कि आप अपने टैक्सेस, ठीक है, कलेक्ट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस वे मनी लेंडर एंड द बैंकर्स गॉट द राइट टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम, इस तरीके से जितने भी मनी लेंडर थे और जो बैंकर्स थे उन्हें यह हक मिल गया कि वो जो स्टेट का रेवेन्यू सिस्टम है वो चला पाएँ, तो वो मैनेज करने लगे, ठीक है। क्यों? मनी लेंडर और बैंकर से इसने, राजा ने कह दिया कि अब तुम जो है मुझे लास्ट में 6 महीने पे या 1 महीने पे 5 लाख रुपए दोगे, या 20 लाख रुपए दोगे, या साल में 1 करोड़ दोगे, 2 करोड़ दोगे। अब तुम कितना टैक्स ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो क्या चाहेंगे? अगर मुझसे कह दिया जाए कि जाओ तुम्हें अब मुझे बस साल में 1 लाख रुपए देने हैं, और तुम्हारे ऊपर पूरे अलीगढ़ का वो है, या पूरे जमालपुर का, या पूरे दिल्ली का, या पूरे महाराष्ट्र का टैक्स है, तुम खुद रखो और मुझे 2 लाख रुपए महीने पर दे देना, तो मैं क्या करूँगा? मैं 2 लाख दूंगा अगर, तो मैं 10 लाख लोग मांगूंगा दूसरों से 10 लाख इकट्ठा करूँगा। तो इससे क्या हो रहा है? दूसरों की परेशानी बढ़ रही है, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट बंगाल, जो कि हम ये बंगाल से लेकर और एक्सरसाइज तक हम ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हमारा टॉपिक ये यहीं ख़त्म हो रहा है, ये बंगाल वाला पार्ट्स हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। यहाँ पर हमारा कौन सा है? पार्ट नंबर 14। तो यहाँ पर आप टिक कर दिए, पार्ट नंबर 14 कंप्लीटेड, पार्ट 14 कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा पार्ट 14 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये पार्ट 14 में जो होगा पूरा, ये पार्ट 15 में हम ये पूरा कर देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ। थोड़ी ये वाली बड़ी होगी, मगर ये वाली आज की हमने इसीलिए छोटी बनाई है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। पार्ट 15 हमारा जब स्टार्ट होगा तो उसमें हम यहाँ से बंगाल से स्टार्ट करेंगे, जिसे हम पहले बंगाल पढ़ते थे। तो बंगाल है, मैसूर है, अलग अलग जगह हैं, ठीक है। यहाँ पर सिख्स है, राजपूत है, मराठास हैं, ये पहले जगहों के नाम थे। मराठास जगह कौन सी थी? जहाँ पर मराठा थे। राजपूत कौन सी थी? जहाँ पर राजपूत थे, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर है अलग शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी कब आया उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। शिवाजी के सक्सेसर कौन थे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए इसके पार्ट पे आ जाइए, जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टार्ट किया? पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी, ठीक है।
18 सेंचुरी। उसके बाद हमने पार्ट 14 हमने पढ़ लिया। पार्ट 15 जो है, यहाँ पर मैं पार्ट 15 लिख देता हूँ, ये पार्ट 15 जो है हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर हैं? 2, चैप्टर 8 चैप्टर 10। कौन? 8 और 10। 8 हो चुका है, 10 में हमारा पार्ट 14 आज हो गया, 15 रह गया है। ज्योग्राफी में कितने हैं? चैप्टर 18 चैप्टर 19, यानी 2 चैप्टर 8 और 10। अगर देखें यहाँ से 1 2 3 करके देखेंगे, चैप्टर 8 चैप्टर 10, तो ये हो गया है, ये बाकी रह गया है। सिविक्स में हमारा एक बाकी रह गया है, जो कि हमारा 28 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमारा पूरा नहीं हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जितना हमने करा दिया है वो अच्छे से समझ लिए। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलामु अलैकुम।